दरिंदगी हुई थी और उस दरिंदगी पर पटना पुलिस ने पूरी तरह से पर्दा डालने की कोशिश की, लेकिन जी न्यूज़ ने हमारे चैनल ने इसको प्रमुखता से उठाया और एक मुहिम चलाई और उसके बाद ये असर हुआ कि इसकी जांच आगे बढ़ी और पुलिस जिस पर पर्दा डाल रही थी वो उसका पूरा पर्दाफाश हो गया और एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो गया है कि उस बच्ची के साथ दरिंदगी हुई थी और आनन फानन में जो कार्रवाई की गई है वहाँ की जो महिला एसएचओ हैं उनको हटाया गया है और एक और पुलिस अधिकारी को। लेकिन ये छोटी मछलियों पर गाज गिर रही है, क्यों एसपी और एसएसपी लेवल पर कार्रवाई नहीं हुई है? क्या ये दरोगा एसएचओ क्या बिना अपने उच्च अधिकारियों की सहमति के गुमराह करने वाले बयान दे रही थी? क्या बगैर दबाव के वो कर सकती हैं? बिल्कुल नहीं हो सकता। इस तरह के सेंसिटिव मामलों में एसपी एसएसपी या जो पुलिस के उच्च अधिकारी होते हैं उनकी मर्जी शामिल होती है। तो कुल मिलाकर के ये है, जैसे कि अभी हमारे सहयोगी विकास झा बता रहे थे कि कुछ सफ़ेद पोशों का भी नाम इसके अंदर आ रहा है और धीरे धीरे उन पर भी पर्दा हटेगा। एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद अगली जो कार्रवाई है वो डीएनए की है। जो सैंपल्स वहाँ से मिले हैं लड़की के अंडरगारमेंट्स पे से, उसके आधार पर उनका डीएनए रिपोर्ट कराई जा रही है और जिन पर शक है उनका डीएनए कराया जा रहा है। डीएनए मैच हो जाएगा तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा कि कौन दोषी है, किसने ये दरिंदगी को अंजाम दिया है। उसके बाद वो सलाखों के पीछे होगा। लेकिन सवाल यह है सोनल कि जब बच्चियों के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं, उन पर इस तरह का अत्याचार होता है, तो पुलिस क्यों पर्दे पर पूरे मामले पर पर्दा डालती है? सवाल यह है क्यों पुलिस स्वतः संज्ञान नहीं लेती? आखिर बेटियों को इंसाफ कैसे मिलेगा? हम उस दौर में जी रहे हैं कि जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया, नारे दिए जाते हैं। इन नारों की हकीकत क्या है? जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो समझ में आता है। आप दोनों मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं बड़ी खबर का सीधा रुख कर लेती हूँ, फिर आपके पास लौटती हूँ। पटना नीट छात्रा की मौत से जुड़ी बड़ी खबर है। किसी बड़े राजनीतिक चेहरे पर भी शक गहराया है। जिस तरह से मेरे सहयोगी विकास अभी जानकारी दे रहे थे, मामले में किसी बड़े चेहरे की संलिप्तता का शक है। किसको बचाने की कोशिश हो रही है? कौन आरोपी है इस पूरे मामले में? ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि बड़ी मछली जो है वो बच निकलती है और जो बीच के लोग होते हैं उन पर गाज गिर जाती है। असली गुनहगार तक पहुंचते पहुंचते कई बार बहुत देरी हो जाती है। लेकिन इस मामले में न्यूज़ इंडिया लगातार उस बेटी के इंसाफ की आवाज बनकर आप सबके बीच में है। विकास मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, यूसुफ अंसारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे कंसल्टिंग एडिटर। मैं विकास का रुख कर लेती हूँ। विकास, जिस तरह से यूसुफ जी भी अभी जिक्र कर रहे थे डीएनए प्रोफाइलिंग का, उसमें क्या डिटेल्स हैं अभी आपके पास? कब तक पूरी होने की संभावना है डीएनए प्रोफाइलिंग? देखिए सोहेल, जो मेल स्पर्म मिले हैं और जो आरोपी है जिन पर शक है, उन तमाम लोगों के डीएनए मैच कराए जाएंगे इन मेल स्पर्म के साथ। और ये प्रक्रिया जो है वो पुलिस जो है अब शुरू भी कर चुकी है। जिन जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिन जिन लोगों पे शक है, उनके डीएनए स्पर्म के साथ मैच कराए जाएंगे, तो ये क्लियर हो पाएगा कि कौन दरिंदे थे जो उस बच्ची के साथ दरिंदगी की थी। तो ये एक प्रोसेस है डीएनए का। दूसरा सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पुलिस इतना ही नहीं, पुलिस इसके अलावे आप समझिए कि किस तरीके से इस पूरे मामले की लीपापोती की गई कि जो बेडशीट एफएसएल टीम को दी गई थी, जो कपड़े दिए गए थे हॉस्टल की तरफ से, वो पूरी तरह से धुले हुए थे। जो परिजनों ने कपड़े दिए थे उसमें से अंडरगारमेंट्स में मेल स्पर्म मिले हैं और जो हॉस्टल की तरफ से है वो इस तरीके से एविडेंस को टेम्पर किया गया कि बेडशीट तक धो दिए गए, फर्श को साफ कर दिया गया, पूरा बेड को साफ कर दिया गया, पानी से फिनॉइल से इसको साफ करके उस पूरे एविडेंस को टेम्पर किया गया। बावजूद इसके पुलिस को एक बड़ी कामयाबी तब हाथ लगी जब परिजनों ने पीड़िता के कपड़े एफएसएल टीम को सौंपे और जब एफएसएल टीम ने इसकी जांच की तो परत दर परत कई चीजें खुलती नजर आ रही। विकास, इस मामले में अभी जो डीएनए सैंपल लिए, क्योंकि आप इस पूरे मामले को लगातार फॉलो कर रहे हैं, कहाँ कितनी देरी हुई है, कहाँ कितनी तेजी से काम हुआ है, ये सारी चीजें आपकी निगरानी में थी। विकास, अभी जो डीएनए सैंपलिंग की बात कही जा रही है, क्या उसमें भी किसी तरह की हिला-हवाली हुई है या लग रहा है कि हाँ चीजें सही दिशा में जा रही हैं? नहीं, जो डीएनए की जो बात है, जो अब डीएनए प्रोसेस होना है, जो आरोपी है उनका जो डीएनए की जो प्रक्रिया शुरू होनी है, वो एक प्रक्रिया के साथ जो टाइमलाइन है उसी के तहत हो रही है। जो एफएसएल की जो रिपोर्ट आई वो भी टाइमलाइन के मुताबिक ही आई। अब एम्स के जो डॉक्टर है उनके एक्सपर्ट ओपिनियन भी उसमें लिए जाएंगे। एफएसएल रिपोर्ट, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पहले भी जो
एक्सपर्ट ओपिनियन है उसके लिए एम्स भेजा गया। अब इन तमाम चीजों के साथ एम्स के जो डॉक्टर है उनको भेजा जाएगा इस पे एक्सपर्ट ओपिनियन के, और डीएनए की जो प्रोफाइलिंग है वो भी कराई जाएगी। तो ये जो टाइमलाइन है बिल्कुल सही टाइमलाइन है। लेकिन जिस हिसाब से इस पूरे मामले में पर्दा डालने की कोशिश हुई उसके टाइमलाइन पे बहुत ज्यादा सवाल खड़ा होता है। 6 तारीख को बच्ची एडमिट होती है, फिर जाकर 7, 8, 9 तक अस्पताल में उसे रख दिया जाता है, जब स्थिति नाजुक बनती है फिर वहां पे छोड़ दिया जाता है। अस्पताल का रवैया, पुलिस का रवैया, तमाम चीजें सवालों के घेरे में। जिस वक्त बच्ची की मौत हो जाती है उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए उसे भेजा जाता है पीएमसीएच। फिर वहां पर एक जूनियर डॉक्टर जो उनके परिजन को बताते हैं कि आपके बच्ची के साथ गलत हुआ है, फिर उनके परिजन जो है वो सड़क पर उतर कर आंदोलन करते हैं, सड़क जाम करते हैं, पुलिस आती है। वहीं से ये पूरा मामला जो है वो प्रकाश में आया। ये पूरा मामला वहीं से शुरू हुआ। बिल्कुल विकास, बड़ी खबर का रुख कर वहीं लेती हूँ क्योंकि पानी और फिनाइल से सबूत मिटाने की कोशिश हुई है। जिस तरह से विकास इस मामले पर तमाम जानकारी दे रहे हैं, एक के बाद एक बड़ी अपडेट इस मामले में मिल रही है। नीट छात्रा की मौत में हॉस्टल प्रबंधन है उसकी लापरवाही सामने आ रही है। हालांकि एक मनीष रंजन को गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में लीपापोती की जा रही है, पहला ये कि इस पूरे मामले को आत्महत्या बताने की कोशिश की जा रही थी, तो वहां से जो इंपॉर्टेंट एविडेंस पुलिस को इतनी देर नहीं लगती इस केस को सॉल्व करने में। जो इंपॉर्टेंट एविडेंस थे उसके कमरे में, उनके बेड से उसके पर्स, वो तमाम एविडेंस को जो है आराम से 6 तारीख से 11 तारीख के बीच जो है टेम्पर किया गया है। ये एफएसएल की भी जांच टीम में आई, क्योंकि एफएसएल ने की जो जांच टीम है उसने स्पष्ट कहा है कि जो हॉस्टल की तरफ से उससे बेडशीट मिला था उस बेडशीट को खुल कर दिया गया था। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जो हॉस्टल प्रबंधन है वो पूरे एविडेंस को एविडेंस हैंडलिंग की जो हम बात कर रहे हैं, एविडेंस जिस तरह से मिटाने की कोशिश हुई है, तो इससे कहीं ना कहीं लगता के कमजोर पड़ने का खतरा भी है। देखिए, थोड़ा तो कमजोर इस तरह के मामले में जिस तरीके से एविडेंस टेम्पर किया जाता है केस होता है, लेकिन इस मामले में नहीं हो सकता, क्योंकि एविडेंस खत्म करने के लिए, मिटाने के लिए सीसीटीवी फुटेज के जो फुटेज थे उसको भी डिलीट कर दिया गया। पुलिस ने उसके हार्ड डिस्क को रिकवर किया, उसमें जो डेटा थे उसको रिकवर किया। तो पहला इंटेंशन वही क्लियर हो जाता है कि आप अगर सही थे तो सीसीटीवी के जो नॉर्मल फुटेज थे उसको डिलीट करने की जरूरत क्या थी, और जिस तरीके से एविडेंस को टेम्पर किया गया और उसको टेम्पर करने की जरूरत क्या थी, उसके साथ छेड़छाड़ करने की, साफ करने की जरूरत क्या थी। थोड़ा इस केस में एविडेंस और स्ट्रांग हो सकता था, लेकिन अभी भी जो एविडेंस है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि एफएसएल की टीम ने अंडरगारमेंट्स में मेल स्पम को चिन्हित किया है और सीधे सीधे इशारा किया है कि दुष्कर्म हुआ है और इसको कोई नहीं मिटा सकता है। और इस ये एविडेंस काफी है कोर्ट में सजा सुनाने के लिए। जी, हमारे कंसल्टिंग एडिटर यूसुफ अंसारी जी भी जुड़े हुए हैं। यूसुफ जी, इस पूरे केस की अगर हम टाइमलाइन देख रहे हैं तो बहुत सारे लोग सवालों के घेरे में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब ये जो एफएसएल रिपोर्ट आई है, डीएनए प्रोफाइलिंग का हम जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं, उससे चीजें साफ हैं कि ये जो साइंस अभी तक मिल रहे हैं ये एक बहुत बड़ी चेतावनी जरूर है। बिल्कुल, ये बड़ी चेतावनी है। और जो जैसे भी विकास झा हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरह से लापरवाही हुई है, और एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद जो जिन अधिकारियों पर गाज गिरी है उन पर जो आरोप लगे हैं, जैसे चित्रगुप्त नगर की थाना अध्यक्ष रोशनी कुमारी को हटाया गया है, ऐसा ही है वो, उन पर आरोप है कि उन्होंने सबूत इकट्ठे करने में देरी की और हॉस्टल पर जो विजिट में उन्होंने 3 दिन लगाए और गलत प्रक्रिया अपनाई। इसे साफ जाहिर है, जैसा भी विकास बता रहे थे कि भाई हॉस्टल वालों को सबूत मिटाने के लिए मौका किसने दिया? जाहिर सी बात है पुलिस ने दिया। अगर 3-3 दिन पुलिस मौका वारदात पर नहीं जाएगी तो इससे तो जो क्रिमिनल्स हैं उनको ये मौका मिलेगा कि वो सबूत मिटाएं। और दूसरे कदम कुआं थाने के दरोगा हेमंत झा के खिलाफ कार्रवाई हुई है
और जो बेडशीट वाली बात उन्होंने बताई ही है। तो कुल मिलाकर के पहले दिन से पुलिस इस मामले में लापरवाही बरत रही थी, पर्दा डाल रही थी, केस को दूसरा मोड़ दे रही थी। पुलिस की तरफ से दावा किया गया था कि ये सुसाइड का केस है, आत्महत्या का केस है, कि लड़की ने नींद की गोलियां खा करके आत्महत्या करी है। वो जो बात बताई विकास झा ने के साथ पोस्टमार्टम के दौरान या इलाज के दौरान किसी ने इनके परिवार वालों को बताया कि आपकी बेटी के साथ गलत हुआ है, तब जाकर उन्होंने कंप्लेंट की, उनके समर्थन में लोग सड़कों पर आए। तो सवाल यही है कि जब बेटियों के साथ इस तरह की हरकतें होती हैं, जब उन्हें सरकार और प्रशासन की मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तभी सरकार जो है सोई हुई नज़र आती है, प्रशासन लापरवाह नज़र आता है और अपने इस तरह के मामलों में एफआईआर तक दर्ज कराने के लिए लोगों को कैंडल मार्च निकालने पड़ते हैं, सड़कों पर उतरना पड़ता है। तो अब जितने सबूत इकट्ठे हो गए, एफएसएल की रिपोर्ट आ गई, डीएनए रिपोर्ट इसको और पुख्ता कर देगी। पता चल जाएगा कि वो जो सैंपल मिले हैं बच्चियों के अंडर गारमेंट से, वो किन के हैं, जिन पर शक है। वो जल्द इसमें बचना नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि पब्लिक अवेयरनेस जो है वो प्रशासन को, पुलिस को सही एक्शन लेने पे मजबूर करती है और इसमें पब्लिक का प्रेशर है, लोग सड़कों पर हैं। बेटियों के साथ इस हैवानियत को कोई समाज स्वीकार नहीं करता है। आपने बिल्कुल देखा यूसुफ जी, और बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, जब भी प्रेशर पड़ता है समाज का, सोसाइटी का, लोगों का, तो झुकना पड़ता है प्रशासन को उस पर। हमने निर्भया कांड में भी देखा किस तरह से सड़कों पर आई जनता और उसके बाद एक प्रेशर जनरेट होता है और फिर किस तरह से अवेयरनेस होती है। लेकिन विडंबना यह भी है कि निर्भया केस के बाद अब इस बिहार की बेटी के केस तक क्या बदला, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, निर्भया केस के बाद इस देश में कई और भी इस तरह के केस हुए, लेकिन अच्छी बात यह है कि पब्लिक इसको लेकर के काफ़ी जागरूक है। भले ही कैंडल मार्च निकालना पड़ता हो, सड़कों पर आना पड़ता हो, और लोग अब इस मामले में, आपने देखा लखनऊ में उन्नाव की जो रेप पीड़िता हैं, उन्होंने भी आत्मदाह तक की कोशिश करनी उन्हें पड़ी, तब जाके उनकी एफआईआर दर्ज हुई। कितना उनके परिवार ने कितना कुछ सहा, और अब जब सज़ा याफ्ता होने के बाद भी दिल्ली हाईकोर्ट से उसे ज़मानत मिली, तो लखनऊ से लेकर दिल्ली पूरे देश में प्रदर्शन हुए और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उस सज़ा को मुलतवी किया और उन्हें फिर जेल के अंदर ही रखा। तो मुझे लगता है कि जो जनता के बीच जागरूकता है, खासकर बेटियों से जुड़े मुद्दे पर, बलात्कार से जुड़े मुद्दों पर, वो एकदम ऐसी जागरूकता है कि उस प्रेशर के आगे प्रशासन और पुलिस को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और ये प्रेशर जनता की तरफ से लगातार बना रहेगा। बिल्कुल। विकास, डीएनए सैंपलिंग को लेकर कितने लोगों के डीएनए सैंपल लिए जा चुके हैं, इस बारे में कोई डिटेल है क्या हमारे पास? देखिए, अब तक जो पुलिस की गिरफ्त में जो है आरोपी, उसके डीएनए सैंपल लेने की कोशिश में पुलिस है, और साथ ही साथ जितने आरोपी हैं इसमें, जिन पर शक है और जिनको आरोपी बनाया गया, ये तमाम लोगों के डीएनए सैंपल लेने की कोशिश। अब यहाँ एक टेक्निकल पेच ये है कि कुछ आरोपी फरार हैं जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, वो कहीं मिल नहीं रहे, तो अब उनके डीएनए कैसे पुलिस इकट्ठा करेगी, ये भी एक बड़ी चुनौती है। फिलहाल अभी हॉस्टल से जुड़े हुए लोग हैं विकास? जी बिल्कुल जी, हॉस्टल से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो आरोपी है, जिनको आरोपी बनाया गया है एफआईआर में, इसके बाद जो जांच जिनका नाम और संलिप्तता सामने आया है, तो उन तमाम लोगों के डीएनए सैंपल लेने, उसमें से कुछ फरार। जी, हमारे कंसल्टिंग एडिटर यूसुफ अंसारी जी लगातार जुड़े हुए हैं। विकास से हम दोबारा से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, कोई तकनीकी खामी है। यूसुफ जी, अभी जिस तरह से विकास भी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, पहले आप चोरी करेंगे फिर आप सीना जोरी करेंगे, जितने भी लोगों पर कार्रवाई बनती है अब वही जांच से बचने की कोशिश कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, उनको इकट्ठा करके अब उन पर कार्रवाई करना अब ये प्रशासन के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आप प्रशासन, जिसकी जिम्मेदारी बनती है सेवा, सुरक्षा, सहयोग की, जब बेटियों के लिए इस तरह की खबरें आए दिन सामने आएंगी, तो उस सेवा, सुरक्षा, सहयोग पर आम आदमी का जो विश्वास है वो कितना मजबूत होगा? देखिए, प्रशासन पर तो आम आदमी का विश्वास बिल्कुल नहीं रहा है, क्योंकि हमने देखा है हर स्टेट के अंदर जब भी बच्चियों के साथ इस तरह की घिनौनी हरकतें होती हैं, तो पहले तो उनको डराया धमकाया जाता है, उनके परिवार वालों पर प्रेशर बनाया जाता है कि साहब इस मामले को आप मत दबाइए, आपकी समाजी बदनामी होगी। और जब तक उनके साथ लोग नहीं आते हैं, धरना प्रदर्शन नहीं होते हैं, इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होती। एफआईआर दर्ज हो भी जाती है, इस बीच मामले की एफआईआर दर्ज होने से पहले
वो आरोपी फरार हो जाते, ज़्यादातर मामलों में देखा गया। इस मामले में भी यही हुआ है, जैसा विकास बता रहे थे कि बहुत सारे जो आरोपी हैं वो तो फरार हो चुके हैं और पुलिस उन्हें ढूंढने के लिए उतनी मुस्तैदी से कोशिश नहीं करती जितनी मुस्तैदी से कोशिश करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये मामला है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि पब्लिक अवेयरनेस और पब्लिक प्रेशर ही प्रशासन को उसके सही रास्ते पे ला सकता है, उस पर दबाव बना सकता है कि वो कानून के दायरे में रह के जो उनकी जिम्मेदारी है, जिसके लिए उन्हें सैलरी मिलती है, वो सैलरी टैक्स के पैसे से मिलती है। ये जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, ये आम जनता के नौकर हैं, उनके मालिक नहीं हैं, उनके ये राजा नहीं हैं। इनका व्यवहार राजाओं की तरह का होता है, लेकिन एक आम आदमी के टैक्स के पैसे से इनको सैलरी मिलती है, तो ये नौकर हैं। इसलिए कहा जाता है सरकारी नौकरी, वो जनता की सेवा के लिए हुए हैं। लेकिन जब ये जनता पर गुराना शुरू करते हैं, दिक्कत तब शुरू होती है। लेकिन इस पर्टिकुलर मामले की अगर हम बात करें, पटना के नीट वाले मामले की, इसमें पुलिस ने शुरू से पूरे मामले पर पर्दा डाला, जांच का रुख मोड़ा। वो तो अच्छा हुआ कि परिवार वाले अड़े और सारी चीज़ सामने आ रही हैं। जिस न्यूज़ इंडिया ने जो सबसे पहले इसको लेकर के सवाल उठाए थे, वो आखिरकार सच साबित हुए और आज एफएसएल की रिपोर्ट उसकी पुष्टि कर रही है कि उस बच्ची के साथ दरिंदगी हुई थी मौत से पहले। हालांकि पुलिस तो उसे सुसाइड का केस बता करके मामला ही रफा दफा कर देना चाहती थी, लेकिन हम अड़े रहे। हमारे संवाददाता विकास ओझा ने इस पर पूरी तरह से पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए और नए नए तथ्यों को खुलासे किए, तब जाकर के ये मामला आगे बढ़ा है। और जिस तरह से पब्लिक प्रेशर वहाँ बना है, उससे मजबूर हुई है पुलिस। और अभी भी गाज सिर्फ छोटे अधिकारियों पे गिरी है, एसएचओ लेवल पे, दरोगा पे। भाई एसएसपी का क्या होगा, एसपी का क्या होगा? उनके निर्देश के बिना तो एसपी जो दरोगा है या कांस्टेबल है वो कुछ भी नहीं कर सकता है जी। तो सवाल ये कि बड़े लोगों के इस तरह के मामलों में बड़े लोगों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। तब लगेगा कि सरकार का इकबाल बुलंद है और सरकार बेटियों के साथ है, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए वो कुछ कर रही है। बिल्कुल, बहुत जरूरी बात कह रहे हैं आप। विकास मेरे सहयोगी जुड़ गए एक बार फिर से। विकास, ये पूरी चेन ऑफ कस्टडी जो हम देख रहे हैं, ये पूरी तरह से इंटैक्ट नहीं थी, ये बहुत जगह पर ब्रेक हुई है। और इससे कहीं ना कहीं जो पहले भी हमने देखा कि केसेस हैं वो कमजोर करने की कोशिश होती है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि प्रशासन की आड़ में ये इस तरह के मामलों की चेन ऑफ कस्टडी कब तक इसी तरह से ब्रेक होती रहेगी, कब तक इनको इंटैक्ट तरीके से हम लोग टैकल नहीं करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि पुलिस की मंशा क्या है। पुलिस की मंशा डे फर्स्ट से इस पूरे मामले को आत्महत्या बतानी। तो जब ये पुलिस पहले ही ये तय कर चुकी है कि इस मामले को आत्महत्या बताकर क्लोज कर देना है फाइल, तो वहां पर बहुत सारे जो लैप्सेस है वो आपको सामने आएंगे। गिरफ्तारी को लेकर सवाल खड़े होंगे क्योंकि पुलिस ने पहले ही ये तय कर दिया है कि ये मामला आत्महत्या का है। कार्रवाई में आएंगे, एविडेंस जुटाने में आएंगे। तो ये जो पूरे प्रकरण में जो लैप्सेस है, वो सबसे बड़ा लैप्सेस ये है कि पुलिस ने पहले ही ये तय कर दिया था कि ये मामला आत्महत्या है। और सारी गड़बड़ी वहीं से शुरू हुई। एविडेंस टेम्पर करने या मिटाने की जो कोशिश है वो इसी ग्राउंड पे हुई। उसके बाद जो गिरफ्तारी नहीं हो पाई, जिनकी जो फरार है वो भी यहीं से हुई, क्योंकि उनको वाजिब वक्त, जो पर्याप्त वक्त है वो मिला यहां से निकलने के लिए या पुलिस की गिरफ्त से बाहर जाने के लिए। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि पहले जो आरोपी हैं, जिनको शक है, उनको पकड़े और उनके डीएनए सैंपल लेकर मैच कराए। ये एक बड़ी चुनौती पुलिस के पास है और ये जो चुनौती खड़ी हुई, इससे पुलिस ने खुद खड़ा किया, क्योंकि डे फर्स्ट से जो उसका रवैया था वो इतना पर्याप्त समय दे दिया कि जो गिरफ्तारी की प्रक्रिया है वो भी लेंदी हो गई। जो जांच है, जो एविडेंस है, वो तमाम ठंडे बस्ते में चल गए और इतने समय मिले कि इसको टेम्पर किया जाए। और विकास, सबसे बड़ी बात ये भी है, क्योंकि आप तो जर्नलिस्ट हैं, ग्राउंड पर रहते हैं, इस तरह की खबरें आपने पहले भी ब्रेक की हैं, आपने पूरा उस पर एनालिसिस करके जनता तक जानकारी पहुंचाई है। सवाल यही है कि मामला मीडिया में आता है, उछलता है, उसके बाद कार्रवाई होती है, लेकिन न जाने कितनी ऐसी बेटियां हैं बिहार की बेटियों की तरह जिनकी आवाज़ दबकर रह जाती है, क्योंकि मीडिया में मामला आ नहीं पाता है, एक्सपोज नहीं हो पाता है। पहले कहानी बनाई जाती है या पहले सबूत मिटाए जाते हैं, या पहले सबूत मिटाने की कोशिश होती है फिर कहानी गढ़ी जाती है प्रशासन की तरफ से। देखिए, सबसे जो अहम आए दिन किसी न किसी सुदूर ग्रामीण इलाके, जैसे पटना की बात है, सुदूर ग्रामीण इलाके में बच्चियां जो है गैंग रेप का शिकार होती है, रेप का शिकार, और उनकी आवाज पुलिस की कार्यशैली समझ लीजिए। जिससे पटना वाले केस में जिस तरीके से पुलिस चल रही थी,
अगर किसी सुदूर ग्रामीण इलाके में इस तरह के जो मामले हैं अगर वहां चल रहे होते तो पटना में मीडिया का प्रेशर, लोगों की आवाज, जागरूक लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किए, ये अन्य जो डिस्ट्रिक्ट है जैसे छपरा, सोनपुर, जो छोटे जिले हैं वहां पर अगर आप इस तरह के मामले को दबाने की कोशिश करेंगे एज ए पुलिस ऑफिसर, वहां बहुत सहूलियत है क्योंकि मीडिया का दबाव भी वहां नहीं है। तो इसको लेकर आप इस एक भयावह तस्वीर की कल्पना कर सकते हैं कि बिहार में पुलिस जो स्क्रिप्ट लिखती है कि इस मामले को आत्महत्या बता देना है, पहले स्क्रिप्ट लिखती है, फिर उसके हिसाब से सारे एविडेंस को टेम्पर करती है, फिर उसके हिसाब से फाइनल जो है चार्जशीट या जो कहानी है वो लिखी जाती है और इस पूरे मामले को क्लोज कर दिया जाता है। ये शुक्र है कि पटना का मामला है, सड़कों पर परिजन प्रदर्शन कर रहे थे, मीडिया का पूरा इंटेंशन इसमें मिला, यानी पूरा मीडिया ने इसे कवर किया और जन दबाव के कारण ये एक आत्महत्या की तरफ जाता केस जो पुलिस की का जो मंसूबा था वो अब अपने मूल केस पर रिटर्न हो गया, दुष्कर्म और हत्या पर। जी, अक्सर अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है कार्रवाई के नाम पर, लेकिन क्या ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तक जाता है, क्रिमिनल लायबिलिटी तय करता है? ये भी एक गंभीर सवाल है विकास। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि अब उसी पर एक बहुत बड़ी बहस हो सकती है। कोई भी पुलिस अधिकारी किसी को भी फर्जी मुकदमे में पकड़ लेता है, फंसा देता है, और किसी भी जेन्युइन मुकदमे में पुलिस अधिकारी उसे निकाल देता है, और 10-12 साल बाद जब कोर्ट उसमें फैक्ट तलाशती है कि नहीं ये तो गिल्टी नहीं है, इसको बरी किया जाता है। यहां पर अकाउंटेबिलिटी की कोई सिस्टम नहीं है कि 12 साल उस शख्स के बर्बाद हुए सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर के गलत रिपोर्टिंग के कारण। तो अकाउंटेबिलिटी जीरो है, कोई अकाउंटेबिलिटी इस पर फिक्स नहीं है। और जो कानूनी पेच है उसमें यह भी है कि आप जो है उस पुलिस अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो ये सिस्टम जब अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की जब तक नहीं होगी, जब तक अकाउंटेबिलिटी निर्धारित करने की जो सिस्टम है वो फिक्स नहीं होगा, तब तक बिहार क्या पूरे देश में पुलिसिंग सिस्टम इसी तरीके से होगी। क्योंकि पुलिस को पता है कि मैं अगर गलत रिपोर्ट देकर किसी को फंसा दूं या मैं अगर गलत रिपोर्ट देकर किसी को बचा दूं तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होने वाली। हाँ, पटना का ये मामला है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होने वाली, लेकिन नैरेटिव जरूर फिक्स हो जाता है। जहां हम पुलिस का देख रहे हैं इस पूरे मामले में रवैया, एफएसएल रिपोर्ट से पहले ही पुलिस ने जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। लगता है विकास से हमारा संपर्क टूट गया। यूसुफ जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूसुफ जी, सवाल यहाँ पर अब ये भी है कि क्या जो गर्ल्स हॉस्टल की सिक्योरिटी पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हमने देखा न्यूज़ इंडिया लगातार इस मुहिम को चला रहा है, हमने बहुत से लोगों से बातचीत की है, एक ही बात निकलकर सामने आई है, वो ये है कि गर्ल्स हॉस्टल की सिक्योरिटी को लेकर कोई मैंडेटरी सेफ्टी ऑडिट नहीं है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या गवर्नमेंट इस पर कोई गर्ल्स हॉस्टल के लिए मैंडेटरी सेफ्टी ऑडिट लेकर आएगी? यूसुफ जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? यूसुफ जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यूसुफ जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, आप मेरी आवाज आपको, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। जी जी। यूसुफ जी, तो देखिए हाँ जी जी बोलिए। जैसा भी आपने सवाल पूछा कि गवर्नमेंट कोई ऑडिट नहीं है, तो सिर्फ पटना का मामला नहीं है, कई और जगहों से भी गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली बच्चियों के इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को गर्ल्स हॉस्टल चलाने के लिए, संचालित करने के लिए कुछ ठोस नियम बनाने चाहिए और उसकी निगरानी के लिए करना चाहिए, एक नियमावली बननी चाहिए जिसे पूरे देश में समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। आखिर ये हमारी बच्चियों की सुरक्षा का मामला है और बच्चों की सुरक्षा से किसी तरह की कोई कोताही, कोई लापरवाही इस पर नहीं होनी चाहिए। अगर कोई किसी कानून की ज़रूरत महसूस हो रही है तो इस पर देशव्यापी कानून बनना चाहिए या अलग अलग राज्य सरकारों को निर्देश दिए जाने चाहिए कि वो सुनिश्चित करें कि गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली बच्चियां की सुरक्षा किस तरह से सुनिश्चित हो। और इसलिए ये बहुत ठीक है यूसुफ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मेरे सहयोगी विकास ओझा भी जुड़े हुए थे पटना से हमारे साथ। विकास, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।